यार लगता है कि भूटान को ज्यादा गर्मी चढ़ रही है, उसकी गर्मी उतारनी पड़ेगी, दो चार धमकियां जो है उसको दिलवानी पड़ेगी। हमारा जो पेट्रोल है उसने परचेज करने से मना कर दिया कि हम भारत से जो फ्यूल आता है इंपोर्ट करते हैं हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें इथेनॉल मिक्स आ रहा है। करना पड़ेगा उसका ट्रीटमेंट, बहुत दिन हो गए हैं उसको, है ना। हमने ही तो बनाया है उसको। भूटान के अंदर कोई सेना नहीं है, भारतीय जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर काम करता है। बहुत सारे बिहार यूपी के जो रहने वाले लोग हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके वहां पर पेट्रोल लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहां पर बड़ा सस्ता है। लेकिन भूटान ने मना कर दिया है, हम भारत से इथेनॉल मिक्स पेट्रोल नहीं लेंगे। पंगा ले रहा है हमारे साथ, याद रखेगा वो। खैर छोड़ो, E20 फ्यूल अगर आप यूज कर रहे हैं कार में तो क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं वो हम लोग जानेंगे। और वाकई में हमने $22 ट्रिलियन खर्च किया है फ्यूल को इंपोर्ट करने के अंदर। सोच के देखिए कि हमारे ऊपर कितना बर्डन है। हम इतना फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, तो उस इंपोर्ट को भी कम करने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा इसके अंदर पानी, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा इसमें एथेनॉल मिला दिया जाए। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं सेशन को। हाउ E20 अफेक्ट योर कार एंड व्हाट नेक्स्ट E85 रोल आउट। अभी E20 भारी पड़ रहा है, E85 85% उसके अंदर एथेनॉल होगा, केवल और केवल 15% ही पेट्रोल होगा। ऐसी मंशा है। मंशा तो और बड़ी है, E100 तक लेके जाएंगे। गाड़ी की गाड़ी जो है एथेनॉल से ही चलेगी, पेट्रोल का ही झंझट ही खत्म। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं कि यार मेरी गाड़ी कब पानी से चलेगी। पानी से चलने वाली गाड़ी आने वाली है, टारगेट है सरकार का, सुनिएगा बड़ा ध्यान से। देखिए, सबसे पहले यह है कि E20 का मीन्स ये होता है कि इथेनॉल पेट्रोल के अंदर लगभग 20% उसमें मिक्स किया जा रहा है। और इसको अप्रैल 2025 से इसको लागू कर दिया गया था कि हम लोग उसको पेट्रोल के अंदर ब्लेंड करेंगे और ब्लेंड करके उसको भारतीय जनता को अवेलेबल करवाएंगे। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम लोग बहुत बड़ी मात्रा के अंदर जो पैसा खर्च करते हैं वो फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्च करते हैं। अब हमने सोचा कि यार गल्फ कंट्रीज के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट होना जरूरी, यानी कि हमारे लिए वो बहुत घातक साबित हो सकता है। तो क्यों ना अगर हम लोग 100 लीटर, मान लीजिए कि 100 लीटर अगर हम लोग ऑयल को परचेज कर रहे हैं, फ्यूल को परचेज कर रहे हैं, तो अगर 80 लीटर करेंगे, 20% उसमें एथेनॉल मिला देंगे, तो कम से कम 80% जो है उसको ही इंपोर्ट करना पड़ेगा। 20% का तो पैसा बच जाएगा, डिपेंडेंसी घट जाएगी। अब गवर्नमेंट जो है वो प्रिपेयर कर रही है नेक्स्ट फेज के लिए कि हम लोग ब्लेंड करेंगे। अगर पेट्रोल में ब्लेंडिंग होती है 22 से लेकर 30% तक, तो सेंट्रल एक्साइज जो ड्यूटी है उसके अंदर भी आपको एक छूट जो है वो मिलती है। अब एक्चुअली में आगे हम लोग बढ़ने जा रहे हैं रिकॉग्नाइज E85 और E100 फ्यूल की तरफ। मतलब इथेनॉल जो 20% मिक्स था उसको हम लोग E85 तक पहुंचा देंगे और आगे आने वाले समय के अंदर हम लोग 100 तक पहुंचा देंगे। मैं बड़ा एक्साइटेड हूं कि यार वाकई में बहुत मजा जो है वो आने वाला है आगे आने वाले समय के अंदर। लेकिन आखिरकार ये आपके कार के इंजन को किस तरीके से अफेक्ट करता है ये आप तब समझ पाएंगे जब आपको इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में कुछ समझ में आएगा। हम लोग चलते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ, पढ़ लेते हैं आज क्या दिक्कत है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर एक सब्जेक्ट होता है इंटरनल कंबक्शन या आईसी इंजन का सब्जेक्ट होता है, उसी सब्जेक्ट के अंदर ये तमाम चीजें पढ़ाई जाती हैं। मैंने भी जब आपको पढ़ाने के लिए थोड़ा सा अंदर तक उसको अध्ययन किया कि ये कैसे होता है, तो आप समझिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहां पर एक तो आपको इनलेट वाल्व दिखाई पड़ रहा है और यह एग्जैक्ट यानी कि एग्जॉस्ट वाल्व। तो ये इनलेट जो वाल्व है इसमें पानी के साथ में फ्यूल मिक्स होता है। मतलब फ्यूल के साथ में पानी मिक्स होना इसलिए जरूरी है क्योंकि फ्यूल को जलने के लिए, आग को जलने के लिए हवा की मात्रा जरूरी होती है, ऑक्सीजन की मात्रा जरूरी होती है। इसीलिए फ्यूल के साथ में एयर को मिक्स किया जाता है। वो जो फ्यूल है जितना रिच होगा उतना ही जो है वो बेनिफिट होगा, इंजन की एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी। अब यहां से जो पेट्रोल है वो आता है इस चैम्बर के अंदर और ये है हमारा पिस्टन। ये पिस्टन जो है अप डाउन मूव करता है। तो जैसे ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, ये पिस्टन घूमकर ऊपर की तरफ जाता है, तो जाते वक्त फिर ये लगा हुआ है स्पार्क प्लग। अब ये जो फ्यूल यहां पे आया था इसमें प्रेशर इंक्रीज होगा और प्रेशर जैसे ही इंक्रीज हो जाएगा उसके बाद में अचानक से ये जो स्पार्क प्लग है इसमें से स्पार्क आएगी और ये फ्यूल जलने लग जाएगा। और जब ये जलने लग जाएगा तो जलते ही वो एक्सपांड होगा और एक्सपांड होते ही ये पिस्टन जो है वो डाउनफॉल की तरफ आएगा और ये जो क्रैंक शाफ्ट लगी हुई है ये क्रैंक शाफ्ट घूमने लग जाएगी और यही क्रैंक शाफ्ट आपके गियर बॉक्स के साथ में अटैच होती है और जैसे ये रोटेट करती है
उसके बाद में आपका इंजन घूमने लगता है और आपकी गाड़ी चलने लगती है, और जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो आउटलेट वॉल से बाहर निकल जाती हैं। अच्छा समझा दिया है आपको, है ना? समझ में आ गया? चलो और अच्छा समझते हैं। अब हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई एयर और फ्यूल के मिक्सर के साथ में हम जो है इसमें इथेनॉल भी E20 जो है वो मिक्स कर देंगे। अब जैसे ही E20 मिक्स होता है, मतलब आप पानी ही मान लीजिए, चीनी का पानी मान लीजिए आप, तो एक तरीके से शुगर कैन से तो मिला है, तो चीनी का पानी जो है हमने इसके साथ में मिक्स कर दिया। अब जैसे ही हमने इसको अंदर की तरफ इंजेक्ट किया, इसको प्रेशर हुआ, स्पार्क हुआ, स्पार्क होने के बाद अब जो स्पार्क हुआ है यहां पर, अब जो हमने उसमें चीनी का पानी मिलाया उसमें मॉइस्चर होगा, पानी तो है ही, मॉइस्चर होगा तो क्या वो जल पाएगा? प्रॉपर उसका बर्निंग नहीं हो पाएगा। और जब बर्निंग नहीं हो पाएगी तो ये जो सिलेंडर आप लोग देख रहे हैं जिसमें पिस्टन मूव कर रहा है, इसके अंदर ड्यू टू मॉइस्चर कहीं ना कहीं रस्ट, जिसको हम लोग जंग कहते हैं, या और पूरी तरीके से ये फ्यूल जो है वो जल नहीं पाएगा, बर्न नहीं हो पाएगा। तो बर्निंग यानी कि अनबर्न पार्टिकल इसमें रह जाएंगे, और जब अनबर्न पार्टिकल इतने सारे रह जाएंगे, इसमें जमा हो जाएंगे, तो पिस्टन मूव नहीं कर पाएगा, जाम हो जाएगा, और इसको कहते हैं इंजन जाम होना। अब अगर इथेनॉल हम लोग मिक्स करते हैं तो इथेनॉल मिक्स करने के कारण यहां पर टोटली कंबक्शन नहीं हो पाएगा, और टोटली कंबक्शन नहीं हो पाने के कारण पूरा फ्यूल नहीं जल पाने के कारण वो फ्यूल जो है इसमें पड़ा रह जाएगा। और जैसे हमारे पेट के अंदर आप समझिए कि हम लोग रोजाना नया नया नित्य नया खाना खाते हैं, और आजकल तो पिज्जा बर्गर इतना कुछ आ गया है, तो क्या आपको लगता है कि आपके पेट के अंदर जो खाना गया है वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है? नहीं। कई बार हम लोग ऐसी चीजों को खा लेते हैं जिसमें अनसैचुरेटेड फैट होता है, और वो हमारे पेट में जाकर, इंटेस्टाइन में जाकर पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। जब उसके जो डाइजेस्ट यानी कि जो ऐसे पार्टिकल बच गए हैं जिनको डाइजेस्ट नहीं किया गया है, वो अंदर जाकर सड़ने लगता है, और सड़ने के कारण हमारा डाइजेशन खराब होने लगता है। ठीक इसी तरीके से गाड़ी का इंजन भी होता है, और गाड़ी के इंजन के अंदर जब फ्यूल अच्छी तरीके से बर्न नहीं हो पाएगा तो उसका भी पेट खराब हो जाएगा, और पेट खराब होने के कारण वो गाड़ी जो है वो गैराज में जाकर खड़ी हो जाएगी, और लाखों रुपए जो है उसके ऊपर लग जाएंगे। इसी बात का विरोध जो है वो किया जा रहा है कि भाई आप मुझे ये बताइए कि सरकार ने जिन गाड़ी को अप्रूवल दिया है, इन गाड़ियों के लिए क्या ये इथेनॉल का जो इंजन है, इथेनॉल वाला इंजन, क्या ये इसके लिए सुटेबल है? अब बुलाया गया सभी कंपनीज को, भाई तुम लोग आओ और आकर ये बताना है सभी को कि क्या वाकई में ऐसा है। ठीक है, क्या एफिशिएंसी घटेगी बढ़ेगी, वो अभी हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब कार के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा? E20 हैज ए लोअर एनर्जी डेंसिटी। ये तो आपको पता होगा कि जो पेट्रोल के कारण जो हमको उसमें एफिशिएंसी मिल रही थी, वो एफिशिएंसी हमको E20 के अंदर नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। जब किसी पेट्रोल के अंदर पानी मिल जाएगा तो डेंसिटी कम होगी, और उसकी जो एफिशिएंसी है वो भी कम हो जाएगी, लीडिंग टू ए पोटेंशियल ड्रॉप इन द माइलेज। तो माइलेज के अंदर एक इनर्शियल ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा। फॉर मोस्ट न्यूअर व्हीकल्स एस्टिमेट द 1 to 2% एफिशिएंसी उसकी लॉस हो जाएगी। ओल्डर व्हीकल जो है, जो पुराने व्हीकल है जिसके अंदर ये टेक्नोलॉजी नहीं आती है कि वो जो मॉइस्चर आया है, चीनी का पानी आया है, उसको जला दे, तो उसके पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए उसकी एफिशिएंसी 7 से लेकर 20% तक घट जाएगी। ये कार के ऊपर जो है इंपैक्ट देखने को मिलेगा। एनवायरमेंट के ऊपर बेनिफिट्स जो है, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ये हैं कि भाई ठीक है, कार्बन एमिशन जो है वो कम हो जाएगा, कार्बन एमिशन कम हो जाएगा, लेकिन हमको इसकी चिंता नहीं है। अभी हम लोगों को एनवायरमेंट की चिंता नहीं करनी चाहिए, और मैं इसको खुलकर सामने करता हूं, क्योंकि हम लोग अभी जो है मैन्युफैक्चरिंग, हम लोग डेवलपिंग नेशंस हैं। ऑलरेडी जो आयरलैंड वगैरह जो कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, ऑलरेडी डेवलप कर चुकी हैं। इसीलिए आज वो कहती हैं कि तुम लोग जो है ना वो इतना ज्यादा इंडस्ट्रियल कार्बन एमिशन मत करो, क्योंकि उन्होंने कर दिया है, और उनका करा हुआ, उनका किया हुआ, जिसको मैं गलत यूज शब्द नहीं लेना चाहता हूं, उसको आज हम लोग साफ कर रहे हैं। उन्होंने एनवायरमेंट के अंदर इतनी गंदगी फैला दी है, जिसको आज हमारे ऊपर थोपा जा रहा है कि तुम अब मत करो। हम लोगों ने कर लिया है। आज यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जब साइकिल चलाते हैं तो हमारे इंडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स है वो क्या कहते हैं? देखो नीदरलैंड के अंदर साइकिल चल रही है। अरे बेवकूफ, वहां पर साइकिल इसलिए चल रही है क्योंकि वो गाड़ियां चलाकर परेशान हो चुके हैं। उन्होंने इतना जो है एनवायरमेंटल के अंदर कार्बन एमिशन किया है कि वो आज साइकिल के ऊपर आ चुके हैं। हम लोग अभी उस फेज के अंदर है जहां पर गाड़ियां चल रही हैं। जब हम भी यहां पर पूरी तरीके से फुल हो जाएंगे तब हम भी साइकिल के ऊपर आ जाएंगे, हम लोग भी उसी कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। तो समय लगता है किसी चीज को बनने के अंदर। तो एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ये हैं कि लो एमिशन होगा कार्बन का। अगली स्टेप ये होने वाली है, तैयार हो जाइए आप लोग और दिल खोल के इस चीज का स्वागत कीजिएगा कि
E85 इथेनॉल और E100 नियर प्योर इथेनॉल, नियर टू प्योर मतलब 99% आप इथेनॉल मान लीजिए अपनी गाड़ी के अंदर चीनी का पानी घर पर बनाकर एक बड़ा सा बीकर लीजिए। अगर आपकी गाड़ी का टैंक मान लीजिए कि 45 लीटर का है तो 45 लीटर में से लगभग 40 लीटर के आसपास एक चीनी का घोल तैयार किया जाए, उसको घोल कर गाड़ी के अंदर डाल लिया जाए और गाड़ी जो है वो धुआंधार भागेगी। क्या भागेगी? देख लेते हैं भागेगी नहीं भागेगी, आगे आपको पता चलेगा। तो 100 के आसपास जो है हमारी आगे जाकर टारगेट है। अब ऐसा क्यों किया गया? 22 ट्रिलियन इतना हम लोग फ्यूल जो है बाहर से फॉसिल फ्यूल को इंपोर्ट करते हैं। अब हमारी डिपेंडेंसी इन कंट्रीज के ऊपर हो गई है। अब या तो हमको ऑयल रिजर्व्स को बढ़ाना पड़ेगा या डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। अब हमने हमारी जो पॉलिसी है द गवर्नमेंट नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, जिसको हमने 2018 के अंदर बनाया था, रिवाइज किया 2022 के अंदर, फिर उसके लिए टारगेट सेट किया 2000 यानी कि 20% उसका टारगेट सेट किया 2022 के अंदर। अब ये जो ब्लेंडिंग है वो 2025-26 के अंदर हो रही है कि 20% हम लोग एथेनॉल को मिक्स कर देंगे। नेशनल वाइड 2030 तक ये जो ब्लेंडिंग है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब ओके, तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब आप समझिए कि आखिरकार क्या वाकई में हमारी जो गाड़ियां हैं वो इसके लिए कंपैटिबल है कि नहीं है। अब अप्रैल 2030 के बाद से जो गाड़ियां बनी हैं वो तो कंपैटिबल हैं, फुली कंपैटिबल हैं। नॉन यानी कि यूज E20 एज नॉर्मल, उनके लिए E20 फ्यूल को यूज करना बहुत नॉर्मल है। 2020 से लेकर मार्च 2023 तक जो गाड़ियां बनी हैं जनरली वो कंपैटिबल है, मतलब पार्शियली हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में 17 से लेकर 19 तक जो गाड़ियां बनी हैं वो पार्शियली वेरिएबल है, लेकिन 2017 से पहले जो गाड़ियां बनी हैं उनके साथ में रिस्क है और वही रिस्क फैक्टर आज सामने निकल कर आ रहा है। ये केवल और केवल ऑन डॉक्यूमेंट बताया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि 2020 से लेकर मार्च 2023 के बीच में भी जो गाड़ियां आई हैं क्या वो कंपैटिबल है कि नहीं है, इसका कोई भी जो है ऑन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड नहीं है। अब अलग अलग कंपनियां जो है वो अपनी अपनी गाड़ियों के सेगमेंट को ये कहती है कि हमारी गाड़ियां जो कि अप्रैल 2023 के अंदर बनी है, जैसे मान लीजिए टाटा की कोई गाड़ी है जो कि अप्रैल 2023 के बाद में बनी है, उसमें नेक्सॉन, पंच, ये हैरियर है ना, ये जो वेरिएंट है ये फुली तरीके से फुली जो है कंपैटिबल है। इन गाड़ियों की लिस्ट दी हुई है और सब में कॉमन फैक्टर है 2023। केवल यहां पर आपको नजर आएगा 2021। मारुति कहती है कि 2021 से ही हमने तो शुरू कर दिया था। मतलब देखिए मारुति ये कह रही है कि 2021 से ही हमने शुरू कर दिया था इसको। इतना एडवांस था क्या मारुति? मारुति को यह तो समझ में नहीं आता कि वो अपनी सेफ्टी फीचर्स को कैसे बढ़ाए। वो जो पतली सी स्टील की चद्दर का डब्बा अगर किसी गाड़ी के भिड़ जाए, वो पिचक जाए, वहां पर तो इनकी एफिशिएंसी बढ़ नहीं रही है, लेकिन इनको पहले से यह होश था कि हम लोग 2021 से ही मारुति सुजुकी गाड़ी के अंदर इथेनॉल को बना लेंगे। समझ में आती है बात आपको? फिर देखिए और भी है, माइलेज के अंदर कितने गिरावट होगी। अगर कोई गाड़ी जो कि 20 से लेकर 23 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है तो उसके माइलेज के अंदर 18.5 से लेकर 21.5 लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर जो है वो एवरेज घट रहा है उसका। अगर 1 लीटर के अंदर गाड़ी जो कि पहले 20 किलोमीटर चला करती थी वो अब चलेगी 18.5, लगभग 1.5 किलोमीटर कम चलेगी जब हम लोग E20 एथेनॉल को यूज करेंगे। तो आई होप आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि इथेनॉल से आपकी गाड़ी जो है वो क्या हो जाएगी, थोड़ा सा माइलेज कम देगी, लेकिन उसके साथ में हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे क्योंकि वो पेट्रोल जो है फिर वो भी हमको सस्ता मिलना चाहिए भाई। आप समझ रहे हैं? इथेनॉल तुम मिक्स करो कोई बात नहीं है, लेकिन वो जनता को जो पेट्रोल का प्राइस है उसको तो घटा लो। सरकार डिपेंडेंसी तो कम कर रही है गल्फ कंट्रीज के ऊपर, लेकिन वो जो डिपेंडेंसी है, वो जो भार है, वो जो कहते हैं कि दूसरा बोरा जो है वो जनता के ऊपर लाद दिया है कि तुमसे तो हम पेट्रोल का उतना ही प्राइस लेंगे, है ना, चाहे तुम्हारी गाड़ी खराब क्यों ना हो जाए। भाई हमारा माइलेज यहां पर कम हुआ है, अगर हमारा यहां पर माइलेज कम हो गया है और हमको पेट्रोल ज्यादा डलवाना पड़ेगा, हमारी गाड़ी 1.5 किलोमीटर कम चल रही है, इसका मीन्स ये है कि हमारे लिए फिर पेट्रोल भी सस्ता करो ना, वो नहीं होगा। पेट्रोल की प्राइस जो है वो तो वही रहेंगी। अब सरकार को यह डिसाइड करना है कि E20 जो फ्यूल है वो वाकई में अभी इंडिया के अंदर कॉम्पिटिबल है कि नहीं है, क्योंकि भूटान ने साफ कह दिया है कि भारत का E20 पेट्रोल जो है वो भूटान के अंदर नहीं आएगा। इस बात का जवाब दे दिया जाए कि भूटान ने ऐसा क्यों किया, बता दीजिए। बात यह है कि क्या भारत पूरी तरीके से इसके लिए कंपैटिबल है? इस सवाल का जवाब
मैं आपसे कमेंट सेक्शन में चाहूंगा। दोस्तों अभी हमारा चैलेंज लाइव चल रहा है, आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। 75 डेज का हार्ड चैलेंज और 100 डेज का हार्ड चैलेंज भी मैंने कंप्लीट किया है, और दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।